हेलो चिल्ड्रन। देखो, आज हम कितना इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया लाल मिश्र जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो बहुत ही सुंदर, हल्का और अच्छी भाषा, आसान भाषा में अपनी बात को कहे जाते हैं। ऐसे हैं कन्हैया लाल मिश्र। आप आज हम इनका एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। रोक। चलो स्टार्ट। अब हम देखते हैं कन्हैया लाल मिश्र जी के बारे में। आपका जन्म 1906 में हुआ और आपकी मृत्यु 1995 में। 1995 अभी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कुछ पच्चीस मतलब कि 24 और 5 29 ईयर्स बैक, 29 साल पहले आपकी मृत्यु हो गई थी। आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे। आपने पत्रकारिता का काम किया। आप बड़े जाने माने साहित्यकार रहे हैं और गद्य शैलीकारों में का जब उदय हुआ उस समय आपने भी अच्छे अच्छे लेख लिखे। आपने लघु कथाएं लिखी, संस्मरण लिखे, रेखा चित्र लिखे, रिपोर्टाज लिखे और अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है। आप एक आदर्शवादी लेखक रहे हैं, आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं। आप पत्रकार हैं, ऐसे कोई छोटे मोटे लेखक नहीं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहाँ से सीखा कि जेल, ये जब जेल गए, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इनको 2 बार जेल भी जाना पड़ा। वहाँ पर इनकी बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और इन्होंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा, बड़े लोगों से मुलाकातें हुई और तब इन्हें बहुत, क्योंकि इनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, ये विद्यालयों में जाकर नहीं पढ़े थे। इनका जन्म एक साधारण सामान्य परिवार में 29 मई 1906 को हुआ। देवबंद में हुआ था। देवबंद कहाँ पर है? सहारनपुर में। और इनके पिता पंडित रामादत्त मिश्र जी की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी। पुरोहित का काम किया करते थे और पूजा पाठ किया करते थे। तो वही माहौल, वही वातावरण इनके परिवार में था और ये उसी को देखा करते थे। पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में ये श्रेष्ठ थे। बहुत बड़े विचार इनके अंदर, महान विचार आ गए थे और इनकी व्यक्तित्व इनका बहुत दृढ़ हो गया था। इस प्रकार ये महान बन गए और ये श्रेष्ठ बन गए। पिता का जीवन बहुत सरल था, सात्विक था, क्योंकि वो पुरोहिताई करते थे, क्योंकि वो पूजा पाठ कराया करते थे। परंतु माता जी का स्वभाव बड़ा ही उग्र था। कहते हैं, तभी तो इन्होंने कहा कि मेरे पिता दूध मिश्री थे और माँ मेरी लाल मिर्च की तरह तीखी, एकदम किसी को छोड़ती नहीं थी। अगर किसी ने कोई गलती की तो उस पर अटैक, एकदम उस पर आक्रमण कर दिया करती थी। इनकी शिक्षा प्राय नगण्य ही रही, बहुत ज़्यादा, क्योंकि परिवार ऐसा था, पुरोहिताई होती थी, पूजा पाठ से काम चलता था। तो इनके पिता इनको बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं दिला पाए थे। इन्होंने लिखा कि पहली पुस्तक के दूसरे पाठ, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है शब्दों को जोड़ना, ख ट म ल, इस तरह शब्दों को जोड़ना सिखाया जाता है। उस ट म टम टम खट मल, बिना मात्रा वाले शब्द, ऐसी किताबें इन्होंने पढ़ी और बहुत साधारण संस्कृत इन्होंने पढ़ी। बस हरिओम, उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। पहली पुस्तक तो उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं, उस किशोर अवस्था में, जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालय जाना आवश्यक होता है। जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात होती है, अध्यापक मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। छात्र का व्यक्तित्व स्कूल और विद्यालय जाने से ही बनता है। लेकिन आपको तो स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, आपको तो विद्यालय जाने का भी मौका नहीं मिला, तो बस वो फिर भी वो घर पे रहकर पढ़ लिए।
और इतना पढ़ लिए, इतना सीख लिए कि आज हम भी उनसे सीखते हैं और आप सब भी उनके बारे में पढ़ेंगे। जब ये खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना असफ अली का भाषण सुना। उसका इतना प्रभाव हुआ इनके ऊपर कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए और उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया इन्होंने और इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो स्वतंत्रता सेनानी किया करते हैं। तो 1930 से लेकर 32 तक और 1942 में आप जेल में रहे और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। देश के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने अपना शेष जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। पहला कार्य क्या किया इन्होंने कि देश को स्वतंत्र कराने में अपना जीवन लगा दिया और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल जाने से इन्हें बहुत फायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ। इन्होंने बहुत सी चीज़ें वहाँ पर सीख ली और जब देश स्वतंत्र हो गया, हमारा भारत आज़ाद हो गया, तब इन्होंने पत्रकारिता का काम किया और पत्रकारिता का काम करके इन्होंने बहुत से पत्र लिखे, किसी का वो भी संपादन किया, मार्मिक संस्मरण लिखे इन्होंने। तो राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। लेखन के अतिरिक्त आपने व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से इन्होंने हिंदी में लिखने के लिए अनेक नए लेखकों को प्रेरित किया और 9 मई 1995 को ये ईश्वर के पास चले गए, इनकी मृत्यु हो गई। प्रभाकर जी ने क्या क्या लिखा, क्या नाम है इनका, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे? आकाश के तारे, धरती के फूल। धरती के फूल बहुत प्रसिद्ध हुआ है इनका, ये एक लघु कथा संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, और इन्होंने लिखा भूले बिसरे चेहरे, महके आंगन चहके द्वार, मतलब कि अपने घर में खुशियां किस प्रकार आई। महके आंगन चहके द्वार, द्वार चहकने लगे। तो जिसके शीर्षक से ही पता लग जाए कि इसके अंदर क्या लिखा है, वो कृति श्रेष्ठ कृति कहलाती है। माटी हो गई सोना, हमारे भारत की माटी सोना जैसी हो गई, ये भी इन्होंने इसने अपने लेख में लिखा। नई पीढ़ी के विचार, दोष, दीप जले शंख बजे, संस्मरण। संस्मरण का मतलब यादें। यादों में क्या लिखा इन्होंने? दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण भोले कण मुस्काए। ऐसा इन्होंने निबंध लिखा, क्षण बोले कण मुस्काए। प्रभाकर जी के संपादन में सहारनपुर से 2 पत्र प्रकाशित होते रहे, नया जीवन और विकास। इन पत्रों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। बहुत निर्भीक थे ये। निर्भीक का मतलब निडर। अरे इसमें इंक क्यों नहीं आ रही? तो हम बात कर रहे थे नया जीवन और विकास, इनके 2 पत्र प्रकाशित होते हैं। इन पत्रों से प्रभाकर जी के संपादन में सहारनपुर से 2 पत्र प्रकाशित होते रहे, नया जीवन और विकास। 2 पत्र अलग अलग। इन पत्रों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। इनके विचार बड़े निर्भीक है। निर्भीक का मतलब निडर। अगर कोई निर्भीक नहीं होगा तो वो कार्य नहीं कर सकता, वो पत्र भी नहीं निकाल सकता। निडर होना बहुत जरूरी है अपने पेशे में, इस पेशे में। तो यही कन्हैया लाल मिश्र जी की क्वालिटी थी, उनकी योग्यता थी
कि उन्होंने आशावादी विचारों का परिचय दिया। प्रभाकर जी का गद्य इनके जीवन से ढल कर आया है, साधारण गद्य नहीं है। इनके पास शिक्षा भी है, शिक्षा तो इन्होंने जो प्राप्त की वो प्राप्त की, लेकिन इनके पास इनके अनुभव बहुत अधिक हैं। तो ये अपने अनुभव से जो इन्होंने प्राप्त किया, अपने जीवन में जो कुछ भी आया उसी के लिए कहा गया है कि जीवन से ढलकर आया है। अनुभव जितना अधिक आएगा उतना अधिक लेखक परिपक्व हो जाएगा। इनकी भाषा में इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, अनन्य अन्याय के प्रति आक्रोश, अन्याय के प्रति आक्रोश अगर ना होता तो उसकी स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में ना जा पाते और ये जेल भी नहीं जाते। आक्रोश था अन्याय के विरुद्ध। अन्याय कौन करते थे? अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोगों के अन्याय के विरुद्ध आक्रोश इनके मन में था, जिससे ये लेख लिखा, इन्होंने लेख लिखे। और फिर साथ साथ आक्रोश के साथ साथ सहृदयता भी थी, उदारता भी थी और मानवीय करुणा की झलक भी इनके लेखों में हमें प्राप्त होती है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही इस प्रकार से बना जिसमें इनके कठोर जीवन और उदारता, प्रियता, प्रेम, सरलता, ये सब बातें भी इनके जीवन में रही। तो हम कह सकते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र जी का जीवन साधारण जीवन नहीं था, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त किया, जिसके कारण उनके अंदर आक्रोश की भावना भी रहती थी, उनके अंदर सहृदयता, उदारता, करुणा, ये भावनाएं, प्रेम, ये भावनाएं भी रहती थी। इन सबसे मिलकर ही उन्होंने अपने लेख लिखे और जो हमें लेखों में दिखाई देता है। इनके विचारों में ये उदार, राष्ट्रवादी और मानवतावादी है। इसलिए देश प्रेम और मानव निष्ठा के अनेक रूप इनके लेखों में मिलते हैं। देश प्रेम भी है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और मानवीय निष्ठा भी है, मानवता को इन्होंने नजदीक से देखा, इन्होंने स्वयं अनुभव किया कि मानवता क्या है, कष्ट क्या है, उस कष्ट का निवारण क्या है, बीमारी क्या है, रुग्णता क्या है, उस बीमारी से कैसे एक मरीज को बचाया जा सकता है, कैसे उसके साथ प्रेम किया जा सकता है, इस सबको इन्होंने बहुत बारीकी से जाना, बहुत बारीकी से समझा और उसका इन्होंने अपने लेखों में प्रयोग किया। कि इन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियां, नई सूक्तियां दी, अपने आप बना लिए और वो लगा दी। कविताएं इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन इनके भावों में, इनके लेखों में कविताओं का भाव है। ऐसा नहीं है कि ये उदार नहीं है। कविता तो वही व्यक्ति लिखता है जिसके जीवन में उदारता होती है, जिसकी भाषा में उदारता होती है, प्रेम होता है। तो इनकी भाषा में प्रेम भी है, इनकी भाषा में उदारता भी है, लेकिन इन्होंने कविताएं नहीं लिखी है। इनके गद्य में ही ये सब कुछ मिल जाता है। यथार्थ जीवन की दर्द भरी अनुभूतियों से इनके गद्य में भी कविता का सौंदर्य भर उठा है। यही बात मैं कह रही हूँ कि कविता इनके गद्य में हमें दिखाई देती है। ये साधारण मनुष्यों की बात नहीं है, साधारण लेखकों की बात नहीं है। ये तो एक विलक्षण विलक्षण लोग ऐसे होते हैं जो गद्य में पद्य का आभास करा देते हैं, और उनमें एक है हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसलिए इनके शब्द निर्माण में जगह जगह चमत्कार है, वार्तालाप में विदग्धता है और परिस्थिति के चित्रण में नाटकीयता है। इनके वाक्य विन्यास में भी विविधता रहती है। पात्रों और परिस्थितियों के साथ इन्होंने वाक्य रचना भी बदली है। विनोद की परिस्थिति में छोटे छोटे वाक्य, जब विनोद, हास परिहास, हंसी मजाक, जब इस तरह के वातावरण होता है तो छोटे छोटे वाक्यों से ये अपनी बात को प्रकट कर देते हैं। और चिंतन की मन स्थिति में लंबे वाक्य, जब ये कुछ सोच रहे हैं, दार्शनिकता से भरे हुए हैं, तो ये लंबी लंबी बातें, लंबे लंबे वाक्य लिखते हैं। और एक बात और कि जब भावुकता के क्षणों में व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त, क्या मतलब हुआ कि जब ये भावुक हो जाते हैं, भावुकता की कोई बात बताना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो भावुकता से भरी हो, तो इन्हें व्याकरण नहीं पसंद आती। अपनी मर्जी से मुक्त छंद में, मुक्त वाक्यों में ये अपने भावों को प्रकट करते हैं। और कवित्वपूर्ण वाक्य रचना भी इन्होंने इसीलिए की है
निश्चय ही हिंदी के एक मौलिक शैलीकार है। कैसी है इनकी शैली? इनकी शैली मौलिक है। इनकी शैली में व्याकरण के बंधन नहीं है। कहीं कहीं इनकी शैली में क्या है, लंबे लंबे वाक्य दार्शनिकता से भरी हुई है। और कहीं कहीं इनके हास्य परिहास के वातावरण में इनकी शैली किस प्रकार की है, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा अपनी बात को कहने वाली शैली है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये एक मौलिक रचनाकार है। इनकी मुख्य गद्य विधा रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज, रिपोर्ट लिखना, किसी के विषय में रिपोर्ट प्रकट करना, ये इनकी विशेष शैली है। अपनी रचनाएं, अपनी अधिकांश रचनाएं प्रभाकर जी ने भावात्मक शैली में लिखी है। इस शैली की भाषा सुललित है। सुललित का मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है इनकी भाषा। वाक्य में अधिक लंबे वाक्य नहीं है। वर्णनात्मक प्रसंग भी लिखे हैं आपने। वही जब लेख लिखेंगे, निबंध लिखेंगे तो वर्णनात्मक तो हो ही जाएगा। वर्णनात्मक का मतलब डिस्क्रिप्टिव, उसको वर्णन करना है, किसी बात का वर्णन करना है, किसी घटना का वर्णन करना है, किसी दृश्य का वर्णन करना है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस शैली को कहते हैं वर्णनात्मक शैली। तो जब वर्णनात्मक शैली का इनको प्रयोग करना होता है तब भी ये आसान भाषा का प्रयोग करते हैं। गंभीर से गंभीर विषय को भी अपने अनुभव के आधार पर आसानी से व्यक्त कर देते हैं। अनुभव इन्होंने बहुत जगह से प्राप्त किए। अनुभव इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्राप्त किए। अनुभव इन्होंने जेल में रहकर प्राप्त किए। अनुभव इन्होंने प्रारंभ परिवार में रहकर प्राप्त किए। इस प्रकार इन्होंने अनेक जीवन के अनेक भागों में लोगों से मिल मिलकर इन्होंने अनुभव प्राप्त किए। तो इस प्रकार के अनुभव में इन्होंने कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने आसान भाषा का प्रयोग किया। भाषा सरल है, गंभीर से गंभीर विषय को भी आसानी से कह देते हैं। ऐसे निबंधों में आप विचारात्मक शैली का सहारा ले लेते हैं। आपकी, जैसे मैंने बताया अभी, वर्णनात्मक शैली होती है, ऐसी एक शैली होती है विचारात्मक। अगर आपसे पूछा जाए कि कन्हैया लाल मिश्र जी की शैली किस प्रकार की है बताइए, तो आप क्या कहेंगे? उनकी शैली वर्णनात्मक भी है, उनकी शैली विचारात्मक भी है। जब विचारों को सोच विचार कर लिखा जाता है तो उस शैली को कहते हैं विचारात्मक शैली। तो आपकी शैली विचारात्मक भी है। आपकी रचनाओं में स्थान स्थान पर अलंकारिक और नाटकीय शैली का भी दर्शन होता है। ऐसा नहीं है कि साधारण रूप से लिख दिया। कोई दृश्य सामने आया तो उसे नाटकीय रूप से, जिससे कि उसमें लोगों की रुचि जागृत हो जाए, वो लेख रुचिकर हो जाए, इस प्रकार आप लिखते रहे हैं। अपनी भाषा और शैली की अद्वितीयता के कारण ही हिंदी साहित्य अपने इस महान साहित्यकार को हमेशा याद रखेगा। समझ आया होगा, मैं समझती हूँ। अब कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के बारे में आप कुछ भी निसंकोच लिख सकते हैं। आप उनकी शैली के बारे में लिख सकते हैं, उनकी भाषा के बारे में लिख सकते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं, उनकी जीवन के प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का रहा ये भी आप बता सकते हैं। आपको सब बातें अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हैप्पी लर्निंग।